हेलो बच्चों। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपके इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ऑप्टिक्स आपका कोर्स है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में। ये नहीं कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं और आपको एक बार इनको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। देखें, पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि एक पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट है और जिसकी वेवलेंथ ये दी गई है। स्ट्राइक अ फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर व्हेन वीव्ड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, एट्थ डार्क बैंड इज सीन, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है? थिकनेस ऑफ द फिल्म है जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये कुछ ऐसा है कि एक पानी की सरफेस है, उसके ऊपर आपकी ये ऑयल की फिल्म है ना, ये ऑयल की फिल्म है और आप क्या देख रहे हो? आप इसको ऊपर से देख रहे हो 30 डिग्री पर। तो अगर नॉर्मल के साथ कहें तो यहाँ पर 30 डिग्री पर आप इस फिल्म को देख रहे हैं और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसमें से जब आप जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, आप जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं उसमें से डार्क ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं, तो एट्थ डार्क आपको वहाँ पर फ्रिंज दिखाई पड़ रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई जरा कैलकुलेट करें कि इस फिल्म की थिकनेस कैसी है। तो अब आप लिखो कि भाई थ्योरी ऑफ थिन फिल्म। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो। तो बाई थ्योरी ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस, by theory of thin film interference for dark band in reflected rays. By theory of thin film interference for dark band in reflected rays, the condition is 2 mu t cos r is equal to n lambda. Okay, so this is the मेन कंडीशन, जिस कंडीशन कह लो या फार्मूला कह लो जिसका कि हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। और पूछा ही गया है थिकनेस आपको निकालना, तो आपको टी जो है वो अननोन है। सो टी बराबर क्या हो जाएगा? n टाइम लैम्डा 2 म्यू कॉस r, ये आपके पास फार्मूला है। अब यहाँ n की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। ऑर्डर की बात हो जाती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो इंटरफेरेंस पैटर्न के ऑर्डर है तो 1 आपने फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं? लेमडा कितना है? 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर डिवाइडेड बाई 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 और कॉस की वैल्यू कितनी है? cos 30 यानी कि √3/2। तो ये आपके पास हो जाएगा 5890 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू √3/2। cos 30 की वैल्यू को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.866 ये आती है, ठीक है ना। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2267 इंटू 10⁻⁻10, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इसको हम 0.4 इधर हटा दें 0.2267 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 0.22 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर डेरिवेशन ये कैलकुलेशन पूरा होता है, ठीक है। इस तरह से ये हो रहा है आपका। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा है सवाल कि एक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है जिसमें कि 16,000 लाइनें हैं इन एन इंच ओवर लेंथ ऑफ 5 इंच। 1 इंच में 16,000 लाइनें हैं, लाइन टू एन इंच ओवर अ लेंथ ऑफ 5 इंच। तो यानी कि टोटल लाइनें कितनी हो गई? तो यहाँ अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेवलेंथ रीजन ऑफ फाइंड इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इन द सेकेंड ऑर्डर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड द स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंस दैट कैन बी रिजॉल्व। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा गया रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो आपका जो सवाल है वो क्या है? रिजॉल्विंग पावर। एक मिनट, जिसको मैं इंक थोड़ा सा ज़्यादा फेंक रहा है। तो रिजॉल्विंग
पावर ऑफ ग्रेटिंग आर जिसको आप कहते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है? तो आर की वैल्यू होती है n टाइम n। यहाँ एक तो ये फार्मूला और दूसरा होता है लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। ये दो फार्मूले होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। एक तो स्मॉल n टाइम कैपिटल N और दूसरा लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। तो ये जो दोनों फार्मूले हैं इनका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर n क्या है? n इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी? 16,000 लाइनें हैं पर इंच में और 5 इंच की आपकी पूरी ग्रेटिंग है। तो ये हो जाएगा। तो 16×5 = 80। तो ये आपका n जो हो गया कैपिटल N वो 80,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे n की बात करें इन द सेकेंड ऑर्डर की बात होती है सेकेंड ऑर्डर n बराबर 2। तो रिजॉल्विंग पावर की फार्मूला हो जाएगा 2 यानी कि स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल N। तो ये हो जाएगा 160 और फिर आपका ये। तो रिजॉल्विंग पावर की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से आ जाएगी 60 × 10⁴। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंस दैट कैन बी रिजॉल्व। तो यानी कि जो कि r बराबर क्या होता है? लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि डेल्टा लेमडा कितना होगा जिसको कि रिजॉल्विंग पावर इस इंस्ट्रूमेंट से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो भाई इसको डिवाइड कर दो। तो आपके पास वेवलेंथ ऑलरेडी कितनी है? 6000 × 10⁻⁻10। ओके, और यहाँ पर कितना है? 1,60,000 ये है। तो भाई अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। आपके 3 जीरो जो है वो यहाँ से कट जाएंगे। तो 6/1600 × 10⁻⁻10 और अब इसको कर दीजिएगा 2/3 6 80 3/80 × 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको यहाँ से जब इसको आप रिजॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वेवलेंथ डिफरेंस है जिसकी कि आपसे बात पूछी जा रही है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको आप। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, लेज़र का क्वेश्चन है। देख रहे हो ये आपका क्वेश्चन जो है वो लेज़र टॉपिक का है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो आपको मालूम है पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। आप यहाँ पे पहली बात तो थ्योरी में ये लिख देंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि एक रूबी लेज़र के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम आयन, चूँकि क्रोमियम आयन के अंदर ही मेटास्टेबल स्टेट होती है, तो वही आपका मेटास्टेबल स्टेट की जो n जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वो ये हो जाएगा 2.8 × 10⁻19। इफ़ द लेज़र एमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लेज़र। भाई क्या देखो, लेज़र है ये आपकी, इसके अंदर बहुत सारे आइटम है जो मेटास्टेबल स्टेट है, उनसे फोटोन निकल रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ लेज़र क्या होगी? सारे जो फोटोन निकल रहे हैं इनकी जो एनर्जी है वही तो आपकी लेज़र की एनर्जी होगी। तो अभी कितने फोटोन निकल रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है कि इस लेज़र के अंदर कितने ऐसे एटम हैं जो कि इस तरह के फोटोन निकाल सकते हैं। तो वही एटम जिसमें मेटास्टेबल स्टेट होगा वही ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ, इसका सोल्यूशन में ये हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो हैं 2.8 × 10⁻19, सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस। एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेटमेंट? उसका लॉजिक ये है क्योंकि क्रोमियम आयन के अंदर ही एक्चुअल में मेटास्टेबल स्टेट होता है और उसी के अंदर ही आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सकता है। तो वही एटम ही, क्रोमियम के आयन ही केवल फोटोन बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको पहली बात तो n मालूम चल गया। वेवलेंथ कितनी, जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है? 7 × 10⁻⁻10 मीटर, 7000 एंगस्ट्रॉम है। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स, यानी कि E जो होगी टोटल वो हो जाएगा n टाइम h न्यू। भाई एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, n चूँकि एटम है,
और आपको ये भी मालूम है कि NhC/λ, क्योंकि न्यू बराबर जो होता है वो C/λ के बराबर होता है। तो इस हिसाब से आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो हो जाएगी NhC/λ। तो n कितना है भाई, 2 × 8 × 10⁻19 कूलाम, h है 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड, c है 3 × 10⁸, और लेमडा कितना दिया गया, लेमडा है 7000, और सब MKS सिस्टम में है तो हमने सबको मीटर वगैरह में कन्वर्ट कर दिया है, सब कुछ इसको कर दिया है। ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे, तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो मैंने सॉल्व किया है, जो मैं यहाँ पर आपके लिए जस्ट अ मिनट, तो जो ये मैंने पूरा सॉल्व किया दैट इज़ द 7.95 जूल। अच्छा, अगर आपको इस जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। सो यू कैन कन्वर्ट द जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल एट एनी टाइम बाय डिवाइडिंग 1.6 × 10⁻19 और मल्टीप्लाइंग बाय 1.6 × 10⁻19। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब हम 21-22 में आए हुए जो सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस हैं, एक बार न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी एक बार समीक्षा कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये भी क्वांटम का क्वेश्चन है, ये आपका क्वांटम का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आप देख रहे हो, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ दिस सेंटीमीटर में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, h = दिस। देखो, अगर आपके पास इस तरह का एक बॉक्स है, ओके, तो इस बॉक्स के अंदर आप क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल इसके अंदर इस तरह से मूव करता है, तो इस तरह से आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एनर्जी क्या होती है, द रिलेशन फॉर एनर्जी इन 1D बॉक्स क्या होता है, ये होता है En = n² π² h× 2ml²। ये होता है। यहाँ पर L की वैल्यू आपको 10⁻⁸ सेंटीमीटर दी गई है, और बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिया गया है, बाकी H की वैल्यू भी दी गई है, तो ये सब आपको मालूम है। h× तो फिर h/2π होता है। अब ये कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो जब E1 कर दोगे, यानी आपका फॉर्मूला हो जाएगा π² h× 2ml²। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और जब आप E की वैल्यू 2 रखोगे तो ये जाएगा 4 π² h× 2ml²। ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। क्लियर है ना यहाँ पे बात। अब इस दौरान इसको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आपको डेल्टा E निकालना है, और वो हो जाएगा E2 - E1। अब आपको बच्चों मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, एक शॉर्टकट है यहाँ पर, या एक ट्रिक है, या एक रिमेंबर कर लो। फॉर्मूला होता है कि En = 38 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आप ये π² h² 2ml² इन सब को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चूँकि एनर्जी ही तो है, कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 38। ठीक है, तो 38 × n²। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सो E1 बराबर आप लिख सकते हो कि 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर आप E2, ये आपको अपने मन में याद रखना है, कैलकुलेशन में सब फार्मूला वगैरह लिखो, बस यहाँ पे ऐसे कर दो, और 4 × 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 24 का 4 12 14, ये तो हो जाएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और अब आपको डेल्टा E निकालना है, तो 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखें, एक मैंने मल्टीप्लाई तो गलत नहीं कर दिया, 8 चौक 32, एक मिनट यहाँ तो गड़बड़ कर दिया है। 8 चौक 32 के 2 3 जाते हैं 12,
1 मिनट, 3 12 13 14 15 152 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से 1 1। तो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में इस वन डायमेंशनल बॉक्स के केस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका इतना आ रहा है 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द कैलकुलेशन। एक बार करके भी देख लेना, आप लोग भी अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके मतलब इस कैलकुलेशन को। चले आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो सवाल है, ओके नाउ दिस इज़ समथिंग आई वुड से इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्यों? अभी आप देखिएगा कितने सारे इसमें पेचो खम हैं, कितने सारे इसमें दांव पेच हैं। तो सवाल क्या है? सवाल भाई आपका कुछ इस तरह से कह रहा है कि वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सोप फिल्म एट एन एंगल दिस, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज ऑब्जर्व विथ स्पेक्ट्रोस्कोप। सोप फिल्म पे एक साइन इनवर्स 4/4 एंगल पर लाइट गिरती है और फिर देखी जाती है। इट इज़ फाउंड दैट 2 consecutive डार्क बैंड्स correspond टू वेवलेंथ दिस एंड दिस। अच्छा देखो ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि दोनों वेवलेंथ सेम बना दी गई है। एक अगर मैं इसको ठीक करूँ, इस क्वेश्चन को ठीक करूँ, तो एक वेवलेंथ है 6.1 10⁻⁻5 और दूसरा है 6 × 10⁻⁻5। ये करेक्शन आया था जब ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसका करेक्शन आया था एग्जाम हॉल में, तो फिलहाल वो करेक्शन मैंने आपको करा दिया। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म इज दिस, कैलकुलेट द थिकनेस। सो फिल्म की थिकनेस निकालना है बाबू आप लोग को, और थिकनेस के दौरान आपको कुछ डाटा दिया गया है। सबसे पहले हम वो डाटा लिख लेते हैं। भाई दिया क्या क्या गया है, गिवन है हमें, तो गिवन है पहली बात तो इंसिडेंट एंगल कितना है, साइन इनवर्स 4/5। तो यानी कि यहाँ से साइन आई की वैल्यू 4/5 आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2 वेवलेंथ दी गई हैं। एक है हायर वेवलेंथ है 6.1 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर, और λ2 जो है दैट इज़ 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ओके। फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सोप बबल जो है वो दिया गया है 4/3। फिर एक चीज़ और यहाँ पे गई है कि इट इज़ फाउंड दैट 2 consecutive डार्क बैंड कॉरेस्पॉन्ड्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे मान लो कि इसका मतलब क्या है, ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है, जैसे मान लो आपके पास वेवलेंथ λ1 है, तो एक डार्क बैंड ये है जो वेवलेंथ λ1 को बिलोंग कर रही है। इसी जगह पर एक और मतलब इसे मान लो nth डार्क है λ1 की, तो यहीं पर कॉन्जिक्यूटिव मतलब n+1th डार्क बैंड है λ2 की, और दोनों एक ही जगह पर हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। 2 वेवलेंथ हैं, उनके अपने अपने इंटरफेरेंस पैटर्न है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए थिकनेस वाली कंडीशन को, ये λ1 और λ2 के ये जो डार्क बैंड है, कंजिक्यूटिव डार्क बैंड, मतलब एक लगा एक के बाद एक वाले से, एक 10वां तो उसका 11वां। अगर मान लो λ1 का 5वां बैंड है तो λ2 का 6ठा बैंड होगा जो उसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ डार्क बैंड्स ओवरलैपिंग, जो डार्क बैंड्स की ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप मतलब सेम कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि n टाइम λ1 इज इक्वल टू n+1th टाइम λ2। n जो है λ1 का जो बैंड है, और जो n+1 है वो दूसरे वाले का हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, तो इसमें n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें एक n की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा n टाइम λ1 बराबर n टाइम λ2 प्लस λ2। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, n × 6.1 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और n × 6 × 10⁻⁻5 प्लस 6
इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो n हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻5 इजिकल टू 6 इंटू 10⁻⁻5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो n की वैल्यू हो जाएगी 6/0.1 यानी कि 60। चलो भाई ठीक है, n की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अच्छा, तो अब ये फार्मूला देखो, फार्मूला वही है डार्क बैंड के लिए भाई, फार्मूला तभी हमने लिखा ही तो था, 2μt cos r इजिकल टू n लैम्डा, ये फार्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पर t कैलकुलेट करना है, जो t है यही हमें कैलकुलेट करना है। cos r की वैल्यू हमें नहीं मालूम, n की वैल्यू नहीं मालूम, लैम्डा की वैल्यू मालूम है, हमने एक वेवलेंथ को उठा लेंगे, n के लिए जो होगा उसी को उठा लेंगे, और म्यू की वैल्यू भी आपको दी गई है कि कितना है, थिकनेस की दी गई, कुछ नहीं, थिकनेस निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चा? अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो cos r की वैल्यू दी गई है ना, cos r की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास स्नेल्स लॉ है, बाय स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin i अपॉन sin r। तो यानी कि 4/3, और sin i कितना है, मैंने यहाँ पर लिखा है 4/5, तो 4/5 अपॉन sin r। तो यहाँ से sin r जो हो जाएगा वो 4/5 इंटू 3/4, कॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 4 कट गया, 3/5 यानी कि 0.6। तो sin r जो है वो हो जाएगा 0.6। तो cos r बराबर क्या हो जाएगा? cos r हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर r। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 हो जाएगा 0.36 यानी कि √0.64 यानी कि 0.8। तो cos r की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। सो अब आपके पास 2μt cos r इजिकल टू n लैम्डा है, तो ये आएगा 2 4/3, t हमें नहीं मालूम है, cos r है 0.8, n की वैल्यू है 60, और n के लिए हमने जो वेवलेंथ रखी थी लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 है 6.1 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब जो भी वैल्यू आएगी भाई वो सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जाएगा 8/3 इंटू 0.8 इंटू टी बराबर 60 गुणे 6.1 गुणे 10⁻⁻5। तो यहाँ से t बराबर जाएगा 60 इंटू 6.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 8। अल्टीमेटली इसकी जो संख्या, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 1.72 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर। बहुत ही कम है, लेकिन यही है थिकनेस उस सोप बबल की, जो कि इन सारे कंडीशंस को फॉलो करता रहेगा, इन सारे कंडीशंस के हिसाब से आपका काम निकालता रहेगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस जो 21-22 वाले आए थे, इसके बाद 22-23 के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो यहाँ पर है कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें 100 किलोमीटर फाइबर है, जिसका लॉस जो है 2.5 डेसिबल पर किलोमीटर है। ठीक है, तो आउटपुट पावर आप निकालिए अगर इनपुट पावर आपकी 500 माइक्रोवाट है। देखो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उनमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भाई लाइट वेव जो होती है जिग जैग करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन इसके अंदर जब ये इस तरह चल रहा होता है तो इसके अंदर बहुत सारी स्कैटरिंग की प्रॉब्लम, स्कैटरिंग वगैरह होती है, इम्परफेक्शंस वगैरह होती है, जिससे कुछ लॉस होता रहता है एनर्जी का। तो लॉस कितना है, 2.5 डेसिबल पर किलोमीटर का लॉस होता है। और हमने जो ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो 10 किलोमीटर का है। तो अगर ये डाटा के साथ अगर हमने कहा कि मैंने इसको 500 माइक्रोवाट का इनपुट दिया, तो बताओ 10 किलोमीटर बाद इस रेट के साथ घटते हुए आउटपुट पावर कितना हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पर आउटपुट पावर निकालना है, जबकि हमारा इनपुट पावर दे दिया गया है। तो बाय रिलेशन फॉर लॉस का रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा
इज इक्वल टू 10/L log बेस 10 P आउट अपॉन P इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी गई है? अब अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको दी गई है 2.5 डेसिबल पर किलोमीटर, ये दी गया है। आपको 10 है, एल भी 10 किलोमीटर है। सो लॉग बेस 10, पी आउट नहीं मालूम है, पी इनपुट है 500 माइक्रो वाट, ये है आपका। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पर किलोमीटर का केस है यहाँ पर, क्योंकि इधर भी तो डेसिबल पर किलोमीटर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पर किलोमीटर वाला यहाँ पर जो है वो डायमेंशन है। तो ये आ जाएगा 2.5 इज़ लॉग बेस 10 पी आउट अपॉन 500 माइक्रो वाट, ऐसे है। अब हम क्या करेंगे कि इसका बेस 10 है ना, तो अगर हम इसको ऐसे कहेंगे, तो अगर बेस ई होता तो एंटी लॉग लेने पर ई की पावर 5 आ जाता, लेकिन यहाँ बेस 10 है तो ये आएगा 10 की पावर 2.5 इज कंसिडरिंग एंटी लॉग आपने लिया है, और इधर हो जाएगा पी आउटपुट अपॉन 500 माइक्रो वाट। तो पी आउटपुट जो हो जाएगा 10 टू पावर 2.5 इंटू 500 माइक्रो वाट। एक मिनट, यही तो होता है, मैंने गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? माइनस ओहो गड़बड़ हो गया। एक चीज़ प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ये इनपुट पावर होता है, जस्ट ये पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट, प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा, माय मिस्टेक। पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट, तो जाएगा पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट। तो अब आपके पास जो पी आउटपुट निकल के आएगा, देखो अब आपके पास जो पी आउटपुट निकल के आएगा वो हो जाएगा पी इनपुट अपॉन 10 टू पावर 2.5, यानी कि 500 माइक्रो वाट अपॉन 10 टू पावर 2.5। अब ये 10 टू पावर 25 है, इसकी वैल्यू करीब होती है 316.2, तो 500 गुणे 10 टू पावर -6 वाट अपॉन 316.2, तो पी आउटपुट निकल के आ गया 1.5 माइक्रोवाट। तो इस तरह से आप अगर 500 माइक्रोवाट का इनपुट दोगे तो जो बाहर निकलेगी वो रेडिएशन, तो वो मात्र 1.1.5 माइक्रोवाट की बचेगी। तो इतना 10 किलोमीटर में इस लॉस के रेट की जो लॉस का रेट यहाँ दिया गया है 2.5 डेसिबल पर किलोमीटर, इसके हिसाब से इतना लॉस यहाँ पर हो चुका होगा। सो दिस इज़ हाउ ये वाला सेक्शन हम लोग ने यहाँ पर पूरा कर लिया है। चलिए अगले हिस्से में हम लोग सेमेस्टर 22-23 का जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए थे। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।